बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम कंपनी लॉ भी कर चुके हैं, उस पर MCQs कर चुके हैं। इसी तरह हमने जो पार्टनरशिप एक्ट है वो भी कर लिया है। अब एक छोटा सा एक्ट है जो इनके साथ अटैच है, तो वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। उसके MCQs शुरू करने लगे हैं। ये पहला लेक्चर है। ये उम्मीद है 2-3 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। ये वैसे भी ज़्यादा नंबर का नहीं है, तो दूसरा इसके MCQ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं। LLB 4 ईयर पार्ट 4 जो है 5 ईयर प्रोग्राम का, LLB 2 3 ईयर प्रोग्राम का, वहाँ भी ये काम आ सकते हैं। लॉ गेट उसमें भी ये काम आ सकते हैं। तो ये आपके लिए पहला लेक्चर अब शुरू करते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट केम इनटू फोर्स अगस्त 1, 1931, जुलाई 1, 1930, नवंबर 1, 1930, नन ऑफ दिस। और जवाब दुरुस्त है बी, जुलाई 1, 1930। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कंटेन्स, कितने इसके सेक्शन है, ये 77, 55, 66, 44 हमारे सामने ऑप्शन है और सी दुरुस्त है, 66। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एक्सटेंड्स टू होल वर्ल्ड, पंजाब एंड बलूचिस्तान ओनली, होल ऑफ पाकिस्तान, नन ऑफ दिस। इसकी जुरिडिक्शन आपने बतानी है। एक्सटेंड टू से मुराद यही है कि जुरिडिक्शन क्या कौन सी है, तो होल ऑफ पाकिस्तान, सी ऑप्शन दुरुस्त है। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर आर 2 parties, 3 parties, only 1 parties, none of these। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है और 2 के दरमियान सेल हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। 3 का ऑप्शन भी है, ये 1 के साथ तो हो ही नहीं सकता ज़ाहिर है। तो ये सबसे बेहतर इनमें ऑप्शन जो है 2 parties वाला है। तो द टर्म प्रॉपर्टी मीन्स एन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट एज क्या होगा, ओनरशिप होगा, प्रॉपर्टी टेंजिबल कहलाएगी, मनी कहलाएगी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, नन ऑफ दिस। किसके प्रॉपर्टी समझकर बात कर रहा है ये लॉ, तो इसको आप ओनरशिप के समझे कि जो किसी के मलकियत में उसे ही बेच सकता है ना, बेचने की बात है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी गुड्स एंड हिज टर्म गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, नन ऑफ दिस। इमूवेबल तो हो ही नहीं सकती। इमूवेबल कौन सी होती है, जिसे मूव ना किया जा सके, जो पेवस्त हो ज़मीन के साथ, फर्स्ट एंड टू द अर्थ, तो वो तो ज़ाहिर है नहीं सेल कर सकते इस तरह के वो उठा कर ले जाए। तो गुड्स में जो आएगी, गुड्स में वो चीज़ें हैं जो मूवेबल है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। बोथ है भी नहीं दुरुस्त और नन ऑफ दिस भी नहीं दुरुस्त। दी कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी, कंसिडरेशन से मुराद है क्या मुआवजा होगा, क्या सिला मिलेगा। तो सर्विसेज के बदले में हो सकता है प्राइस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो सबसे बेहतर सेल ऑफ गुड्स में अमूमन प्राइस मुराद होता है, सर्विसेज का होता है। जहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, कॉन्ट्रैक्ट आम होगा तो सेल ऑफ गुड्स क्यों कहना, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का कहने का मकसद ये है कि जिसके बदले में प्राइस मिले। द टर्म एग्रीमेंट टू सेल, अब ये दूसरा बताए, एग्रीमेंट टू सेल क्या मुराद है, डिफरेंट फ्राम सेल, नो डिफरेंस फ्राम सेल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। अब इसको अगर समझना है तो आपको ये समझना चाहिए कि ये डिफरेंट फ्राम सेल, सेल सिर्फ एक वैसे है कि आप बातचीत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट फ्राम सेल क्या है कि एग्रीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट की ज़्यादा अहमियत होगी। द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, फ़र्क क्या है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फ़र्क आ जाता है, रिस्क ऑफ लॉस का आ जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का होता है, नन ऑफ दीज। जिन्हें पहले सवाल की समझ नहीं आई इससे आ जानी चाहिए कि असल जो फ़र्क है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वाक़या होती है कॉन्ट्रैक्ट के तहत। तो दुरुस्त जवाब हुआ हमारा सी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर ओनली 1 kind of goods, 2 kinds of goods, 3 kinds of goods, none of these। और बीच दुरुस्त है, इसमें है सी, 3 kinds of goods जो है ना वो क्वेश्चन दुरुस्त है। उसके बाद आ गया एग्जिस्टिंग गुड्स आर दोज विच आर ओन्ड एंड पोजेस्ड बाय द सेलर, बायर
बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। एग्जिस्टिंग सामान बेचने के लिए जो गुड्स रखी हुई हैं वो कौन सी हैं, वो जिस वक्त मौजूद हैं, तो किसका कहेंगे कि ये किसके पास है, और कौन इसको कहेगा जी एग्जिस्टिंग चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, तो वो सेलर है जो सेल कर रहा है। द गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर कॉल्ड ascertained goods, unascertained goods, specific goods, both A and C, none of them, both A and D। goods identified and agreed upon, जिन पर इत्तफाक हो जाए, उन्हें शनाख्त कर लिया जाए at the time of contract of sale, तो वो क्या कहलाएंगी, A और C। the goods which are not separately identified are called ascertained goods, specific goods, uncertain। C दुरुस्त होगा जी, uncertain। the goods which a seller does not possesses it at the time of contract but which will be manufactured, produced or required by the seller after making the contract of sale are called goods। कौन सी goods कहलाएंगी, existing, future, contingent, none of these। ये कहलाएंगी future, जो अभी बननी है, जो मुस्तकबिल में मौजूद होंगी, इस वक्त मौजूद नहीं है, एग्जिस्टिंग नहीं हो सकती। विच आर आल्सो नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर कॉल्ड। अब दूसरी भी यही सूरत है कि वो एग्जिस्ट भी नहीं करती और अभी मैन्युफैक्चर होने का कोई पता भी नहीं है। फ्यूचर, एग्जिस्टिंग, कंटीजेंट, कंटीजेंट में आएगी वो जिसके फ्यूचर का भी बनाने का भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। If there is not agreed price, reasonable price must be paid. It is up to seller to demand the price. It is up to buyer to pay the amount. None of these। तो इसमें क्या है, reasonable price must be paid, जो मार्केट के मुताबिक होगी, reasonable price होगी, उसे ही देंगे। The word perishable means not only physical destruction of the goods but it is also cover। क्या perishable से, perishable क्या होती हैं, ज़ाया हो जाने वाली, तबाह हो जाने वाली चीज़ें हैं। सब्जियां कहते हैं जी तबाह होने वाली हैं, फल जो है उनको perishable होती हैं, ज़्यादा अरसा नहीं रहने वाली होती। तो उसके साथ क्या है कि जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो ये किस किस चीज़ को कवर करता है। डैमेजेस ऑफ गुड्स, उसका नुकसान का अजाला किया जा सकता है। लॉस ऑफ गुड्स, डैमेजेस ले सकते हैं, लॉस हो गया है उनका। वेयर गुड्स हैव बीन लॉफुली रिक्वेजिशन्ड बाय द गवर्नमेंट, फाइंडिंग ऑफ लॉस्ट गुड्स, गुम हो गई चीज़ों को ढूंढना शुरू कर दें। ओनली ए, बी एंड सी और नन ऑफ दिस। इसमें ई ऑप्शन दुरुस्त होगा कि ए, बी और सी दुरुस्त होगा। पहले तीनों जवाब दुरुस्त हैं तो ई ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 18, देयर आर 2 मोड्स ऑफ फाइंडिंग ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, 3 मोड्स ऑफ 5 मोड्स ऑफ, नन ऑफ दिस। तो इसमें अमूमन है 3 मोड्स ऑफ फिक्सिंग ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स। वेयर स्पेसिफिक गुड्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड दे विदाउट द knowledge of the seller perish at the or before the time of the contract is valid होगा, void होगा, illegal होगा, none of these होंगे। तो ये है जो उसके नॉलेज में नहीं था, जिस वक्त उसने कॉन्ट्रैक्ट किया वो ज़ाया हो चुकी थी, तो वाइड है, उसे मनसूख तस्वर किया जाएगा। The reasonable price depends upon the circumstances of each case and generally market price is considered as reasonable price. Price agreed by buyer is considered as reasonable price. Price agreed by seller is considered as रीज़नेबल प्राइस, नन ऑफ दिस। अब रीज़नेबल प्राइस किसको कंसिडर किया जाएगा, डिपेंड किस पर करती है, तो ये हमारा जवाब है मार्केट प्राइस इज़ कंसिडर्ड एज रीज़नेबल प्राइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक नोट्स, प्रॉमिसरी नोट्स, डिपॉजिट्स एंड पेपर obligations are security that immediately and certainly converted into cash can be considered as money, price, goods. None of these भी दुरुस्त होगा, प्राइस कंसिडर किए जाएंगे। इज़ देयर एनी हार्ड
and fast rule to know which stipulation is a condition and which is a warranty। अब ये आपने बताना है। उसमें ऑप्शन ए है हमारे पास, यस देयर इज़ ए हार्ड एंड फास्ट रूल टू नो विच stipulation is condition and which is a guarantee। No, there is no hard and fast rule to know which stipulation is a condition and which is a warranty। Both A and B or none of these। और जवाब आपका दुरुस्त है कि no, there is no hard and fast rule to know which stipulation is a condition and which is a warranty। If the stipulation is such that its breach would be very harmful the right of the aggrieved party, then such a stipulation is a warranty। Condition and warranty, none of these। और B दुरुस्त है, condition। There are the two types of contracts in the contract of sale, 3 types of, 4 types of, none of these। or 2 types of contract in the contract of sale। Question number 25, the exchange of goods for other goods means sale, exchange, barter, none of these। चीज़ों के बदले में प्राइस ना हो, चीज़ें ही हों। चीज़ों के बदले में चीज़ों का तबादला अगर होगा तो उसको कहेंगे barter। The exchange of goods for money or for instruments of credit representing money as barter, sale, exchange, none of these। अगर वो चेंज हो जाते हैं मनी में तो फिर तो वो सेल ही हुई ना, कि प्राइस जो है वो सेल की शक्ल में कैश मिलना चाहिए तो वो मिल रहा है उन्हें। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है इससे इस्तेफादा करेंगे। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो पे बात होगी। बहुत शुक्रिया।